बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In today's lecture we will discuss about रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, इसकी जो डिफेक्ट्स थे इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी कोई क्या डिफेक्ट्स थी, वो मेन क्या हैं, इसकी ड्रॉबैक्स थे। तो लिहाजा आप A.S साइंस एकेडमी देख रहे हैं और आज की जो यूनिट है यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे वो पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम क्या किया, रदरफोर्ड ने जो फर्स्ट टाइम स्टडी किया एटम, इसने कहा कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो कि काफ़ी स्मॉल साइज़ का होता है और इसके इर्द गिर्द क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज यहाँ पर प्रोटॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज हैं। तो लिहाजा इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है, इस न्यूक्लियर फोर्स की अट्रैक्शन की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ इस पर एक अदर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक है कोलम्बिक फोर्स, F कोलम्बिक फोर्स, और एक आउटवर्ड की तरफ जो इस पर फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, F सेंट्रीफ्यूगल। इन दो फोर्स की वजह से ये जब दो फोर्सेस बैलेंस कर ले तो इलेक्ट्रॉन किस चीज़ पर मजबूर हो जाती हैं, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी पर मजबूर हो जाती हैं कि हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये इस तरह ये इलेक्ट्रॉन सर्कल पे मजबूर करते हैं। तो लिहाजा इसने एटम्स के बारे में एक ढांचा पेश किया कि भाई सेंट्रल डेंस पोर्शन, इसको न्यूक्लियस कहा, इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसको शेल्स का नाम दिया। और दूसरी बात यह है कि इसने कहा कि साइज़ ऑफ एटम जो हैं, साइज़ ऑफ एटम्स के बारे में क्या इसने कहा कि 10 की पावर क्या है, -8 सेंटीमीटर, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इतने है। और साइज़ ऑफ न्यूक्लियस क्या है, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस क्या है, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -13 सेंटीमीटर है। तकरीबन कई लाख साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द साइज़ ऑफ द एटम। और दूसरी बात ये इसने कहा कि भाई अगर हम क्या कर ले, ये न्यूक्लियस जो है इसका साइज़ फुटबॉल इतना ले ले तो एटम का साइज़ कितना होना चाहिए, 5 माइल्स। लेट्स सपोज अगर न्यूक्लियस की साइज़ फुटबॉल जितना हो जाए तो साइज़ ऑफ द एटम विल बी 5 माइल्स तक हो जाएगी, इतनी बड़ी है मतलब न्यूक्लियस से एटम की साइज़। लेकिन इसकी जो शॉर्टकमिंग्स थी ये थी कि इसने क्या नहीं किया, इसलिए वो जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसने एटम की स्टेबिलिटी को जो डिफाइन नहीं किया, मतलब सही एक्सप्लेन नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, चूँकि ये चार्ज बॉडी हैं और ये जो चार्ज बॉडी घूम रही हैं कंटिन्यूसली, तो ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल theory of electromagnetism, classical theory of electromagnetism, ये क्या कह रहा है कि जब चार्ज बॉडी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये जो चार्ज बॉडी पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज है कि नहीं है, ये क्या है, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो क्लासिकल थ्योरी है कि चार्ज पार्टिकल हो और ये क्या है, एक्सेलरेटेड भी हो।
एक्सेलरेटेड भी हो, तो ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट पर या रिवोल्यूशन पर ये क्या कर रहा है, ये एमिट एनर्जी या रेडिएट एमिट एनर्जी, ये क्या कर रहा है, एमिट एनर्जी। तो लिहाजा ये जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूम रहा है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये कहती हैं, क्लासिकल थ्योरी क्या चीज़ है, ये ओल्ड कंसेप्ट है, ये एक ओल्ड कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, एक पुराने साइंटिस्ट की एक थ्योरी है। ये कह रही है कि जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, एक्सेलरेटेड है और ये मुसलसल घूम रहा है, तो घूमने से क्या हो रहा है, ऐसे एनर्जी रेडिएट होती है। और जब इससे एनर्जी रेडिएट होती है तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ये इस तरह ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसकी जो एनर्जी रेडिएट होती है, इसकी एनर्जी में कमी आती है, तो चाहिए कि ये फाइनली ये क्या हो जाए, न्यूक्लियस को हिट कर ले। लेकिन ये इस तरह नहीं है, ये न्यूक्लियस को हिट नहीं करता। तो लिहाजा अगर इसकी ये बात पॉसिबल करेक्ट होती तो इलेक्ट्रॉन ज़रब 10⁻⁸ सेकंड्स में ये न्यूक्लियस हिट कर सकता है। तो लिहाजा एटम तबाह हो जाएगी, यहाँ पर ये जो एटम तबाह हो जाए तो लिहाजा ये दुनिया फिर इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा कि भाई ये हिट क्यों नहीं करता, ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो थ्योरी वाला थे, ये इसकी जो थ्योरी थी ये प्रूफ नहीं कर सकता था। तो लिहाजा इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि ये थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी ये पॉइंट गलत थी। दूसरी जो बात है, सेकंड जो इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसने एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ही कैन नॉट एक्सप्लेन इससे क्या मतलब है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है, इसके बारे में थोड़े बहुत जानते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन की गैस है, ये हमने लेंगे और इसको हमने हीट किया। जब साइंटिस्ट ने हीट किया, एट दैट टाइम इसको हीट किया, तो हीट होने से जब इसकी जो इमिशन है, इस हीट होने से एटम की क्या होती है, लेट्स सपोज ये गैस की एटम है, तो ये क्या होती है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, ये लेट्स सपोज एटम है और इसमें मुख्तलिफ शेल्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो हीट होने से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलने से ये क्या होती हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक चला जाएगी और दूसरी इससे यहाँ से यहाँ तक ये चल सकती हैं। तो लिहाजा ये जो एक्साइटेड एटम है, फिर यहाँ पर इसकी जो ग्राफ साइंटिस्ट ने ड्रा किया, इसकी जो इमिशन है किस तरह, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये लिहाजा इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया और ये जब आते हैं वापस, यही अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो लिहाजा ये जो डी एक्साइटेशन की जो ग्राफ है, ये जो एनर्जी रिलीज़ करती है, ये जो इमेट करती है ये एटम्स, ये किस तरह इमेट करती है, बिल्कुल इस डिस्क्रीट पैकेट्स में। डिस्क्रीट पैकेट्स के क्या मुराद हैं, लेट्स सपोज ये वेवलेंथ 5 नैनोमीटर की है, ये वाला क्या है, ये वाला 10 है, ये वाला क्या है, ये वाला 11 है, ये वाला क्या है, ये वाला 15 है। तो दरमियान की जो वेवलेंथ है, यहाँ पर करोड़ों की वेवलेंथ है, ये गायब थी। जब बोहर से ये पूछा गया कि भाई ये दरमियान की जो वेवलेंथ है ये क्यों गायब है, एक स्पेसिफिक रेंज की जो वेवलेंथ है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है ये क्यों इमिट हो रही है और बाकी गायब है। लेकिन आपके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मुसलसल, ये तो बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह ग्राफ होना चाहिए, बिल्कुल इसमें
ये लाइंस वगैरह नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस एक बेंड देना चाहिए, क्योंकि ये मुसलसल आप कह रहे हैं कि ये घूम रही हैं, तो मुसलसल घूमने से जो एनर्जी रेडिएट करती है जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इससे एनर्जी रेडिएट होगा। और इसका जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस आना चाहिए, मतलब इसमें गैप नहीं होना चाहिए, मतलब करोड़ों की वेवलेंथ होना चाहिए, एक स्पेसिफिक रेंज की वेवलेंथ नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि यही जो गैस हैं इस पर क्या किया, ये जो गैस है इस गैस पर बच्चों इस पर वाइट लाइट गुजारा, वाइट लाइट जब वाइट लाइट गुजारा तो वाइट लाइट होने से क्या होता है, ये बच्चों क्या करती हैं, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, ये जो एटम है यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ले जा सके। अगर ये एनर्जी कम हो यहाँ से यहाँ तक लेके आती है तो वो एनर्जी ये एब्जॉर्ब नहीं करता, तो एक स्पेसिफिक रेंज की एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो वाइट लाइट इस पर शाइन किया इस गैसेस पर, तो गैसेस वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी जो ये इसके एक्साइटेशन के लिए बिल्कुल काफ़ी है। तो लिहाजा एक स्पेसिफिक रेंज की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगी इस बीम ऑफ लाइट से, क्योंकि वाइट लाइट वेब GR VIB वेब GYOR ये 7 लाइट की अमीबा है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वाइट लाइट में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के रेंज की फ्रीक्वेंसी और कलर्स हैं, तो लिहाजा ये स्पेसिफिक रेजेस क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, सारे क्यों एब्जॉर्ब नहीं करते। इसकी जो ग्राफ है और यहाँ पर जो साइंटिस्ट ने ड्रा किया, तो यहाँ पर सारा जो बैकग्राउंड था बिल्कुल वाइट था और एक ख़ास जगहों पर क्या था, ब्लैक था। इसका क्या मतलब है कि इस ख़ास जगहों पर ब्लैक क्यों है, क्योंकि ये लाइट वाइट है, इस लिहाजा इस फोटोग्राफिक प्लेट को वाइट होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट होना चाहिए, लेकिन इस थोड़े जगहों पर क्यों ये ब्लैक है, लिहाजा इसने इसका आंसर नहीं दिया। बाद में ये बोहर ने एक्सप्लेन किया, ये जो एमिशन जो स्पेक्ट्रम था और ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, ये बैंड या डिस्क्रिट क्यों आती हैं, तो लिहाजा इसका जो आंसर है इन्होंने नहीं दिया। तो फिर बाद में बोहर में ने ये एक्सप्लेनेशन दिया और बोहर ने जो ये एक्सप्लेनेशन भी दिया और बाकायदा तौर पर एटम्स की जो रेडियस थी, इसकी जो एनर्जी थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें की कैलकुलेशन भी की। तो वहाँ पर आज हम